जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देख लीजिए जो हमारा अगला वीडियो है असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2024 यानी कि 2024 में जो लोको पायलट के पेपर होने वाला है उसका हम लोग क्या करेंगे, आज लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए क्या 10/8/2018 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर 1 का सब्जेक्ट कौन सा साइंस है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। पहला सोडियम, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या आंसर होगा, सोडियम जो होता है, सोडियम का हम लोग क्या चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि सोडियम धातु अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सोडियम धातु क्या है, अत्यंत क्रियाशील होता है, इसलिए क्या मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम धातु मुलायम होता है और इसका घनत्व क्या होता है, 0.97 होता है। ठीक है, सोडियम धातु अमोनिया के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो देखिए सोडियम हो गया N प्लस अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 और इसका जो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो हाइड्रोजन देखिए बाहर हो गया और सोडामाइड यानी कि ये लवण है NaNH2। ठीक, इसे बैलेंस कर लेंगे। 2Na प्लस 2NH3 गिव्स 2NaNH2 प्लस H2 गैस बाहर हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला सवाल। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। पहला है अविलंब की ओर तथा धीमी हो जाती है, अविलंब से दूर तथा गति क्या बढ़ जाती है, या अविलंब से दूर तथा धीमी हो जाती है, या अविलंब की ओर तथा गति बढ़ जाती है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये होगा दूसरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अविलंब से क्या दूर हो जाएगी तथा गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है, ये जब प्रकाश की किरण आ रहा है विरल से सघन माध्यम में, जब विरल से सघन माध्यम में आएगा तो ये देखिए इस तरह से आ रहा था प्रकाश की किरण, इससे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, ये अविलंब हमारा है। ठीक, ये जो हमारा क्या अविलंब है, ये अविलंब है और ये प्रकाश आ रहा है, प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश इस तरह से आ रहा था यहाँ पे, इसके बाद क्या यहाँ से सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, मुड़ गया किधर, अविलंब, ये अविलंब है तो अविलंब की तरफ मुड़ गया है। तो ये क्या था, तो विरल से सघन में जब प्रकाश की गति करेगा तो क्या करेगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। और देखिए जब सघन से विरल में आएगा, ये देखिए सघन माध्यम इधर से जब विरल माध्यम में आ रहा है तो इस तरह से आया, यहाँ से क्या हुआ, सीधे आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, दूर हो गया, यानी कि अविलंब से दूर हो गया। तो इसका मतलब कि जब प्रकाश सघन से विरल में आएगा तो अविलंब से दूर हटेगा, और जब विरल से सघन में आएगा तो क्या होगा, अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा। तो देखिए क्या है, जब एक किरण एक सघन माध्यम में यात्रा करता है तो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम में यात्रा करे तो क्या हो जाएगा, अविलंब से दूर हो जाएगा और गति क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इसमें देखिए क्या है कि जब प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में यात्रा करती है तो अविलंब के पास तथा गति घट जाती है, यानी कि विरल से सघन में करेगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश गति करेगा तो क्या होगा, अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा और उसका गति भी क्या हो जाएगा, गति उसका घट जाएगा। लेकिन जब सघन से विरल में जाएगा तो गति उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए जो अगला सवाल है, एक विलयन का pH मान 3 है, जब pH मान बदलकर 6 हो जाता है तब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है। तो देखिए क्या pH मान दिया है 3, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगा, 10⁻³ मोल प्रति लीटर। और देखिए क्या फिर pH मान 6 है, यानी कि pH मान 6 है तो सांद्रता 10⁻6 मोल प्रति लीटर। फार्मूला क्या है, pH प्लस आयन किसके लिए, pH मान 6 के लिए बटे pH प्लस आयन किसके लिए, 3 मोल के लिए। तो ये pH मान 3 के लिए बराबर कितना हो जाएगा, pH प्लस आयन 6 का कितना है, 10⁻6 मोल बटे हो जाएगा क्या, 10⁻³ बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। और 10⁻³ का मान कितना था, 1/1000। pH प्लस आयन 6 मोल, 6 के लिए कितना हो जाएगा, 1/1000 गुणे pH 3 हो जाएगा। ठीक है, pH का मान कितना 3 के लिए, तो देखिए क्या 1/1000 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगा। यदि यहाँ पे इंटू में होता डायरेक्ट, यानी कि जो माइनस में आया था ये प्लस में आता तो क्या होता, 1000 गुना बढ़ जाता, लेकिन क्या माइनस में आया, यानी कि यह 1000 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं,
पीएच मूल्य एक संख्या होता है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। पीएच बराबर क्या होता है, लॉग कोष्टक में 1/s प्लस साइन, या पीएच बराबर माइनस लॉग कोष्टक में s प्लस साइन। पीएच का मान 0 से 14 तक हो सकता है। ठीक है, पीएच का मान क्या होता है, 0 से 14 तक हो सकता है। और रक्त का पीएच मान देखिए क्या होता है, 7.35 से 7.45 होता है, और या तो इसको लिखते हैं क्या, 7.5 होता है। तो ये था क्या हमारा तीसरा सवाल। देखते हैं अब हम लोग अगला जो सवाल हमारा है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, इसमें देखिए माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सितार जो होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर सेल जो हमारा होता है, सोलर सेल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और डायनामो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट जो होता है विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। देखिए जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, मलेरिया का परजीवी, जू, या फिर ब्रायोफाइलम, या कशक्यूटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्या होता है कि परजीविता में एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है, जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु आदि। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, अंडक, बाह्यदल, या पुष्प केसर, पंखुड़िया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा अंडक। ठीक है, तो देखिए क्या पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं, पहला बाहरी दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमंग, और चौथा क्या होता है, जायांग होता है। तो पुंकेसर ही पुष्प का वास्तविक नर भाग होता है। जो पुंकेसर होता है वही क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है, और जायांग जो होता है वह पुष्प का क्या होता है, वास्तविक मादा भाग होता है। पुंकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, फिलामेंट, दूसरा एंथर और कनेक्टिव। ठीक है, तो ये था हमारा। अब देखिए कि जो अगला सवाल है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है, जड़त्व, बल, ऊर्जा, या संवेग। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व। देखिए इसमें क्या है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा एक अदिश राशि होता है, और किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि यम तथा वेग v के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, P बराबर यम इंटू v। देखिए जो अगला सवाल हमारा है, किसी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन के 1 मोल हीलियम के 1 मोल मौजूद परमाणु की संख्या समान होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए जो हमारा अगला सवाल है, 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 12 जूल, 4, 8 या 16 जूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 जूल। देखिए कैसे इसमें दिया है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि वेग भी हमको दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड, और 0.5 किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान दिया यम बराबर 0.5 kg। पूछा हमसे गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान कितना है 0.5, और v का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू क्या 0.5 गुणे 4 के स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा। तो के बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर, देखिए 16 पचे कितना होता है 80 होता है। 16 पचे कितना होता है 80, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो बचेगा क्या 8 हो जाएगा। तो ये गया 8 हो गया, बटे क्या है 2, इसे हल करेंगे काट देंगे 2 से, तो कितना बार 4 बार में कट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 4 जूल आ जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है,
प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C3H8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, C3H8। एल्केन समूह का सामान्य सूत्र देखिए क्या होता है? CnH2n+2। और प्रोपेन जो होता है वह एल्केन समूह का ही एक अणु होता है। ठीक है, प्रोपेन किस में होता है? एल्केन समूह में आता है। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है C3H8। देखिए मेथेन जो होता है इसमें N बराबर 1 होता है मेथेन, फिर एथेन में 2 होता है, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4 और पेंटेन में 5। तो मेथेन में देखिए C क्या N बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला हमारा है CnH2n+2। तो Cn की जगह 1 रखेंगे तो हमारा जो फार्मूला बनेगा Cn की जगह 1 H2n यानी कि 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 गुणे 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। तो CH4। ठीक है, मेथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा? CH4। और एथेन देखिए मेथेन में क्या कार्बन 1 रहेगा और एथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5। इसी तरह एथेन का जो फार्मूला बनेगा N की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H4+2 6 यानी कि C2H6 हो जाएगा एथेन का। और प्रोपेन का देखिए प्रोपेन यानी कि ये पूछा था प्रोपेन का हमको, तो N की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो C3H यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, तो C3H8 हो जाएगा। ब्यूटेन के लिए 4 रखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा? C4H10। और पेंटेन के लिए देखिए C5H12 आ जाएगा। तो ये था देखिए प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? C3H8। अब देखिए जो अगला सवाल है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है तो विभवांतर भी स्थिर रहता है, तो प्रतिरोध कम हो जाता है, विभवांतर घट जाता है, या प्रतिरोध अपवर्तित रहेगा, या प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है? B प्रोपोर्शनल I यानी कि B बराबर क्या? IR। देखिए क्या है, प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? ओम होता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना? अनंत होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? गुलाब का फूल ब्रायोफाइलम, केला ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम में देखिए क्या होता है, पुष्पों का मुख्य कार्य लिंगीय प्रजनन द्वारा फल तथा उसके अंदर बीज का निर्माण करना होता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है? हाइड्रोजन और सोडियम, कार्बन और हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या कार्बन और सोडियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। देखिए क्या है कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर इसलिए ध्यान केंद्रित किया क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक का गठन कर सकते हैं। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 8 वर्ग था, लेकिन बाद में 0 वर्ग को भी जोड़ा गया था, जिससे कुल वर्ग कितने हो गए? 9 हो गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं थी। ठीक, तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए जो अगला सवाल है, ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? अशांति, स्रोत, कण या रिसीवर। तो क्या हो जाएगा? शांति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि की चाल तथा तरंग दर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदल जाते हैं। ठीक है, ध्वनि की चाल और तरंग दर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति उनकी नहीं बदलती। ठीक, आवृत्ति क्या होता है? सेम होता है। ध्वनि की चाल भी सॉलिड यानी कि सॉलिड में ये क्या स्पीड, वेलोसिटी सॉलिड में, फिर वेलोसिटी लिक्विड, वेलोसिटी गैस। सबसे अधिक क्या होता है? सॉलिड में यानी कि ठोस में, फिर उससे कम क्या होता है? लिक्विड यानी कि द्रव में, और सबसे कम क्या होता है? गैस में। ठीक है, श्रव्य तरंगे की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। श्रव्य तरंग यानी कि जो तरंगे हम क्या करते हैं? सुन सकते हैं, उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है।
ध्वनि तरंग ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करती है। देखिए जो अगला हमारा है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 होते हैं। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन को अक्रिय गैस कहते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गतिज ऊर्जा में। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को प्रतिबंधित करता है तथा ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को घटाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% तक होती है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने में काम आता है। क्लोरीन का प्रयोग विरंजक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2, 3, 1 या 4। कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का अणु सूत्र देखिए क्या होता है? O3 होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। ठीक, इसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है। ओजोन गैस चांदी के चमक को काला कर देता है। ओजोन गैस ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों गुण प्रदर्शित करता है। CFC गैस ओजोन गैस को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। ठीक, CFC गैस ओजोन गैस को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। CFC गैस का जो फुल फॉर्म होता है यानी कि इसका जो पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट सवाल है, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है प्लेनिरिया, प्लाज्मोडियम या राइजोपस या खमीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा क्या इस वीडियो का अंतिम सवाल है। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक्स होता है जो कशेरुक और परजीवी है। राइजोपस संग्रहित खाद्य पदार्थों के अपघटन का एक सामान्य एजेंट होता है और प्लेनेरिया खारे पानी और मीठे पानी के तालाबों और नदियों में रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या इस वीडियो का अंतिम सवाल। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोगों के परीक्षा के लिए ALP टेक्नीशियन का जो पेपर होने वाला है, लोको पायलट का जो पेपर होने वाला है और जो भी इसका RPF, SI या कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, उन सभी परीक्षाओं के लिए आपका साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट जो भी प्रीवियस ईयर पेपर था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन थे। तो आप लोग को आई होप की हेल्पफुल करेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और कोई भी सुझाव देना हो तो कृपया आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।